हमने चैप्टर नंबर 8 पिछली बार थोड़ा सा कंटेंट चैप्टर नंबर 8 में रह गए थे और नवा चैप्टर भी शुरू करेंगे जो कि फ्यूचर स्किल का है। चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस एंड चैप्टर नंबर 9 जो है वो फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। तो आज के सेशन में पहले हम जो बचा हुआ काम चैप्टर 8 का था, कुछ स्लाइड्स के कंटेंट रह गए थे जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह क्या होता है। हालांकि मैंने नेफ्ट और आरटीजीएस के कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे दिए हैं जो कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा इस स्लाइड में जो कंटेंट है आपको पिछली बार जो है पिछली स्लाइड में हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के, जहां पे पिछली स्लाइड खत्म हुई थी कल की क्लास, तो इंटरनेट बैंकिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो हमने इसमें इंटरनेट बैंकिंग के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं उसको हमने पिछली बार एज अ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन के तौर पे देखा था कि अगर हम एक डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक में तो हमारे पास एक बैंक और जो बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो किस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह की एप्लीकेशन और टूल्स बना रखे हैं जिससे वो अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने कस्टमर्स को डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन कराने में मदद कराते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के फायदों की वजह से ही ये सब डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स आए कि कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, जल्दी हो जाएगा, घर बैठे यूजर कर लेगा, कहीं पे भी उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़क पे भी खड़ा है अगर ऑन दी रोड और किसी सामान बनाने वाले से, किसी सामान बेचने वाले से तुरंत सामान खरीदना है तो फटाक से पेमेंट कर लिया। बार बार बैंक के और कैश के भरोसे ना बैठा रहे, इसके लिए हमारे पास कई तरह के फाइनेंशियल टूल्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। और इसमें से इंटरनेट बैंकिंग भी, जिसको ई बैंकिंग कहते हैं, वो हमने उसके फायदे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो है वो गिनाए थे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। बिल पेमेंट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप किसी को भी, तो बहुत अनगिनत फायदे हैं इन सब चीजों के। बाहर के मुल्कों में ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये बहुत पहले से ही शुरू हो गए। आज जो विकसित देश हैं, विकासशील देश और विकसित देश, इनके बीच में थोड़ा फर्क ये रहता है कि जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से और जल्दी फैल चुकी होती है, जबकि विकासशील देश जो है वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगाते हैं क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से अभी भी कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको अभी और अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ई बैंकिंग के फायदे नुकसान क्या थे? जो इंटरनेट से बैंकिंग करता है उसको ई बैंकिंग कहते हैं और ई बैंकिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपने पिछली बार देख ही लिया कि जो है ब्रांच, बैंक की ब्रांच में नहीं जाना पड़ता अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग ली है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये पिछली बार हमने गिनाए थे। आज का हमारा जो है वो है फंड ट्रांसफर करने की एक और बहुत पॉपुलर सर्विस जो बैंक जो है अडॉप्ट किए हुए, और बैंक के अंदर बैंक के अपने प्राइवेट नेटवर्क पे ये जो है नेफ्ट नाम की सर्विस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए, पैसा ट्रांसफर करना। जैसे मान लीजिए किसी को पेंशन देनी है, गवर्नमेंट को पेंशन देनी है, ट्रेजरी को जो पेंशन, बैंक जो पेंशन आती है किसी कर्मचारी को तो वो भी सारी की सारी जो है उस नेफ्ट के जरिए ही ट्रांसफर होती है। सैलरी वगैरह जो होती है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या उसकी, तो अक्सर ये नेफ्ट के जरिए ही ट्रांसफर करी जाती है। तो नेफ्ट एक बहुत ही सुरक्षित, जिसका पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ये बैंक के द्वारा आरबीआई के गाइडलाइन में बैंक के द्वारा ये ट्रांजैक्शन किया जाता है, मनी ट्रांसफर की जाती है किसी के खाते में।
इसको नवंबर 2005 से सारे बैंकों ने शुरू कर दिया। तो आप किसी भी बैंक में, जो भी आपका बैंक हो, उस बैंक में आप नेफ्ट करा सकते हैं। ट्रांसफर फंड सिक्योरली ऑन 1-to-1 बेसिस, एक से एक के खाते में, किसी खाते में आपको पैसा भेजना है आप नेफ्ट कराइए, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है। और इस सुरक्षित तरीके से आप अपने किसी रिलेटिव को जिसको पैसे की जरूरत है, या फिर आपके खाते में कोई नेफ्ट करके पैसे को ट्रांसफर कर सकता है। नेफ्ट इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये बैच वाइज पूरी कंट्री में, ओवरसीज में नहीं, बाहर की कंट्री में नहीं, उसके लिए स्विफ्ट सर्विस यूज करनी पड़ती। बैच वाइज का मतलब है कि कुछ कुछ घंटों में बैच होगा, पहला बैच, दूसरा, जैसे बैच होता है, क्लासरूम के बैचेस होते हैं, उस बैच का एक फिक्स टाइम होता है, इतने 8 बजे से लेके 10 बजे, 10 बजे से 12 बजे, 12 बजे से 2 बजे। तो ये पहले, ये जो नेफ्ट सर्विस थी पहले, ये आवरली बैचेस में, यानी एक एक घंटे के अंतराल पे इसमें ट्रांसफर होता था। लेकिन अब जो है इसमें 30 मिनट्स यानी आधे घंटे के अंतराल पे, हाफ आवरली बैचेस इस नेफ्ट सिस्टम पे लगते हैं। आधे आधे घंटे में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, और पैसा ट्रांसफर होने में मैक्सिमम 72 आवर्स लगते हैं। 72 आवर्स के अंदर ही अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आपने सुबह कराया तो शाम तक ट्रांसफर हो जाएगा, मैक्सिमम 72 आवर्स लेता है। तो इसकी क्या विशेषता है नेफ्ट की? मनी ट्रांसफर इन बैच वाइज मनी ट्रांसफर होता है। नो मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए। अब ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। आपको मैंने एक पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ में नेफ्ट और आरटीजीएस की बीच की टाइमिंग वगैरह भी लिखी हुई है। वो एकदम 1 जनवरी 2022 का जो है लेटेस्ट डेटा है, तो उसको आप पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसमें पुराना डेटा यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो कुछ चेंजेस जो है वो नेफ्ट में कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो मैक्सिमम लिमिट है नेफ्ट की, ये 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक जो है वो 10 लाख रुपए, एसबीआई शायद है वो 10 लाख रुपीस तक का, या उसके अलावा और भी कई बैंक्स हैं वो 20 लाख रुपए तक, 20 से 25 लाख रुपए तक का नेफ्ट की मैक्सिमम लिमिट बना के रखते हैं। लेकिन इसमें इससे ज्यादा पैसा कि आपके पास जो है 50 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं, उतना बड़ा अमाउंट नहीं, उसके लिए फिर दूसरी सर्विस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट लेनी होगी। यूजर कैन ट्रांसफर मनी टू नेपाल आल्सो, कि इसके जरिए जो है नेपाल में ये पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कह रहा है कि नेपाल में पैसा ट्रांसफर करने की जो लिमिट है, नेपाल में पैसा ट्रांसफर करने की जो लिमिट है वो कम है। पर ट्रांजेक्शन 50,000 रुपीज। पर गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, नेफ्ट इज अवेलेबल 24/7 फ्रॉम दिसंबर 16, 2019 से। नेफ्ट जो है वो 24 घंटे 24/7 बैच में आप रन करा सकते हैं। आप नेफ्ट को जो है अपने इंटरनेट बैंक अकाउंट से भी नेफ्ट जो है वो चला सकते हैं। आप घर बैठे नेफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको जो इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग मिली है उससे भी ये किया जा सकता है। इसके अलावा बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वहां जाके भी आप नेफ्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है एक छोटा फॉर्म होता है वो भरना होगा बैंक का, नेफ्ट के लिए फॉर्म, और उस नेफ्ट के फॉर्म में भरने के बाद आप किसके खाते में पैसा जमा करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका जिक्र किया जाता है, उसका नाम, आईएफएससी कोड वगैरह दिया जाएगा, और उसके खाते में, आपके खाते से डेबिट होकर के उसके खाते में विद इन 72 आवर्स के भीतर, मैक्सिमम 72 आवर्स इसकी लिमिट है, उसके अंदर वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। फ्रॉम 10 जुलाई 2017 से नेफ्ट सिस्टम इज डन ऑन हाफ आवरली बैचेस। पहले ये एक एक घंटे के बैच हुआ करते थे, लेकिन अब ये जो है 30 मिनट्स के बैचेस शुरू हो गए। हर 30 मिनट्स में ये पैसा ट्रांसफर करता है। बैंक में इसकी टाइम लिमिट है कि इतने से इतने बजे, और जब बैंक की ब्रांच बंद हो जाएगी तो अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग ली होगी तो आप अपना अकाउंट खोलिए, वहां से भी नेफ्ट से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। फास्ट, क्विक एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन, क्योंकि अब आरबीआई ने इसको 24/7 कर दिया। तो 24/7 करने का मतलब क्या? बैंक की ब्रांच 24/7 तो खुलती नहीं है, बैंक की तो ब्रांच का समय होता है। तो बाकी समय पे कैसे करेगा कोई व्यक्ति अपना इंटरनेट बैंकिंग से? जो कि उसने इंटरनेट बैंकिंग ली होगी तो अपने लॉगिन से लॉगिन करेगा,
उसके बाद वहां पे भी नेफ्ट की सर्विस उसके लिए उपलब्ध है। इजी, क्विक एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन टू सेंड फिजिकल चेक। आप जो है सिक्योर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसके जरिए। बैंक अपने प्राइवेट इंट्रानेट के जरिए ये फंड ट्रांसफर करता है। नो नीड टू सेंड फिजिकल चेक और डीडी। इसके लिए आपको फिजिकल चेक या डीडी लगाने, डीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को अगर आप मान लीजिए किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो डीडी बनवाते हैं, तो डीडी वीडी बनवाने की जरूरत नहीं है। नेफ्ट करके सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं उसके। कॉस्ट इफेक्टिव है। नेफ्ट के मिनिमम चार्जेस होते हैं जो कि बैंक लेता है। अब वो चार्जेस जो है हर बैंक में अलग अलग चार्जेस हैं। बहुत ही मिनिमम अकाउंट में जो है मिनिमम चार्जेस लेने के बाद बैंक में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एक खाते से दूसरे खाते में, जिसको आप बताएंगे उसके खाते में। लेकिन अगर किसी वजह से खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया और फेल हो गया तो वो पैसा जो है बैंक आपके खाते में वापस रिवर्ट हो जाता है, यानी ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने की भी सुविधा है। IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC 11 डिजिट का कोड होता है जो कि किसी बैंक और उसकी ब्रांच को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक बैंक और उसकी ब्रांच को जो शाखा खुली है अलग अलग जगहों पे किसी बैंक की, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोड, नंबर डिजिट का कोड जो है इसमें रहता है। इसके अंदर 11 डिजिट होते हैं। शुरू के 4 डिजिट जो है इंडिकेट बैंक, शुरू के जो 4 नंबर होते हैं वो बैंक को, बैंक का कोड होता है, और आखिरी के जो 6 डिजिट होते हैं वो बैंक की ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। 5वां कैरेक्टर जो है वो 0 होता है। IFSC कोड इज यूज्ड बाय नेफ्ट। नेफ्ट IFSC कोड यूज करता है टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीविंग पार्टीज। जो खाते में पैसा भेज रहा है और जिसके खाते में पैसा जा रहा है, उन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए नेफ्ट IFSC कोड को यूज करता है। दूसरा पेमेंट सिस्टम है RTGS, जिसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। मैंने नेफ्ट और RTGS की एक PDF भेजी हुई है, और ज्यादा डिटेल के लिए आप उस PDF को अच्छी तरह से देख लेंगे। उसमें टाइमिंग वगैरह सब लिख रखी है हमने, और उसके बाद उसको बना करके रखा है। एकदम लेटेस्ट डेटा जो है नेफ्ट और RTGS का वो। यहाँ पे हम सर्विस समझ रहे हैं, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं इसमें क्योंकि ये डेटा पुराना है। RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। यहाँ हम केवल सर्विस को समझ रहे हैं। जो डेटा नीचे बदला हुआ है वो डेटा आप वहां से देख लेंगे। जहां जहां डेटा बदला होगा मैं बता दूंगा, यहाँ पे आपका डेटा बदला है। तो RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है तुरंत, रियल टाइम में पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। आप चाहते हैं कि बहुत तेजी से पैसा ट्रांसफर हो और ज्यादा समय ना लगे, किसी को बहुत इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा भी 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ऊपर हो। लिमिट RTGS की अब जो है, पहले इसकी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख थी, अब इसकी नो लिमिट कर दी गई है। नो लिमिट मतलब कितना भी पैसा आप इससे जमा कर सकते हैं। ज्यादा पैसा जमा करने के लिए कुछ शर्तें होंगी बैंक की, वो पैन कार्ड वगैरह ये सब चीजें लगेगी, तो जा करके आप उसको जो है पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। रियल टाइम का मतलब है सून एज दे आर रिसीव्ड, तुरंत जैसे ही बैंक पैसा रिसीव करेगा आपके अकाउंट से, फटाक से उस व्यक्ति के अकाउंट में जिसका नाम आप भेजना चाहते हैं, जिसके खाते में, तुरंत फंड ट्रांसफर कर देता है। ये 72 घंटे का समय नहीं लगाता, फटाफट करता है। सेटलमेंट टेक्स इन द ब्लॉक बुक्स ऑफ RBI फाइनल एंड इररिवोकेबल। देखिए सेटलमेंट जो है वो RBI में दर्ज हो जाता है, जो भी सेटलमेंट आप कर रहे हैं, फाइनल और इररिवोकेबल होता है। इररिवोकेबल का मतलब होता है, मान लीजिए आपने किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर करा दिया और गलत, सब कुछ गलत दे दिया, मतलब खाते का नंबर गलती से किसी दूसरे के खाते में वो पैसा चला गया, तो वो पैसा वापस नहीं होगा। इसीलिए बहुत सोच समझ करके जिसके भी खाते की डिटेल है, IFSC कोड, उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, सब बहुत अच्छी तरह सोच समझ करके दिया जाएगा, क्योंकि ये पैसा वापस नहीं होगा, उस व्यक्ति के खाते में सचमुच में चला जाएगा और RBI उसको या बैंक उसको वापस नहीं ला पाएगा। इट्स इररिवोकेबल। RTGS इज नॉट 24/7 की सर्विस। 24/7 की सर्विस जो है वो नेफ्ट की होती है, अवेलेबल टू बैंक। हालांकि अब जो है, अभी लेटेस्ट इसके अंदर 1 जनवरी 2022 से कुछ चेंज किया गया है।
और वो क्या कहता है, वो आपको वाली साइट पे जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है नेट नेफ्ट और आरटीजीएस की, तो उसमें लिखा होगा कि नए चेंजेस क्या है। ये स्लाइड जब ये बनी थी उस वक्त 9 बजे से 4:30 बजे तक ये नेफ्ट होता था ऑन वर्किंग डे, और सैटरडे को ये 9 से लेकर के 2 बजे तक ही किया जाता था, 9 AM से 14:00 PM, यानी 2 बजे तक। बैंक टू बैंक आरटीजीएस की सर्विस के आवर्स भी जो है वो अलग अलग हैं। लार्ज मनी ट्रांसफर करता है, मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए। 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट अगर आपके पास है तो ही आरटीजीएस करेंगे, वरना नेफ्ट करवाएंगे। 25 लाख रुपए ये कह रहा है, 25 लाख से लिमिट बढ़ा करके इसकी अनलिमिटेड कर दी गई है। इनवर्ट ट्रांजेक्शन, अगर पैसा आपके पास आ रहा है तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो आपका जो है पैसा, उसमें से बैंक अपना कमीशन काटेगा। मान लीजिए आपके पास 20 लाख 25 लाख रुपए हैं, उसको आप किसी के खाते में भेज रहे हैं, तो जब आप आरटीजीएस कराएंगे तो बैंक का कमीशन कट जाएगा उसमें। बैंक का कमीशन आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, यानी बाहर भेज रहे हैं अगर, तो यहाँ पे कुछ लिमिट लिखी हुई है, 2 लाख रुपए से 5 लाख तक 30 रुपए, 5 लाख रुपए से ऊपर तक का 55 रुपए। अब ये भी लिमिट चेंज कर दी गई है 1 जनवरी 2022 से। तो जो लेटेस्ट जानकारी है वो उस पीडीएफ में हमने भर करके भेज दी है, उसको एक बार जरूर स्टडी कर लेंगे। दिस ट्रांजेक्शन हैज लीगल बैकिंग, ये जो ट्रांजेक्शन होगा पूरी तरह से कानूनन ट्रांजेक्शन होगा, इसकी बाकायदा डिटेल जो है आरबीआई के पास रहेगी, और बैंक की नजर इस तरह की ट्रांजेक्शन पे रहती है कि आप किसको पैसा भेज रहे हैं, लेन देन कौन कर रहा है। इतना बड़ा अगर अमाउंट, ज्यादा बड़ा अमाउंट अगर आप भेजने लगेंगे तो उसके लिए पैन कार्ड और उससे संबंधित सूचना जो है वो आपको बैंक में वो पैन कार्ड भी लगाना पड़ेगा, और आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में फिर बैंक आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए करोड़ों रुपए भेज रहे हैं, तो करोड़ों रुपए आए कहाँ से आपके पास, आप जो है ईडी डिपार्टमेंट की जांच में भी वो हो सकता है। तो इसलिए छोटे छोटे अमाउंट में, ज्यादा बड़ा अमाउंट भेजने की बजाय छोटे छोटे अमाउंट करके पैसा भेजा जाए। सेफ एंड सिक्योर सिस्टम, अगर आप सेटिस्फाई कर ले जाते हैं कि हाँ एकदम सही व्यक्ति पैसा भेज रहा है और जरूरत के हिसाब से पैसा भेजा जा रहा है, तो नो डाउट बहुत ही अच्छी सर्विस है आरटीजीएस। ट्रांजैक्शन लीगल होता है पूरा का पूरा। सेफ एंड सिक्योर सिस्टम फॉर फंड ट्रांसफर, बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि बैंक अपने प्राइवेट बैंक इस पैसे, बैंक के जब बैंक किसी पैसे को ट्रांसफर करता है तो बैंक उसको उसकी जिम्मेदारी लेता है पूरी तरह से कि अगर वो कुछ नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई बैंक करेगा। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, बेनिफिशियरी वो होता है जो उसको फायदा मिलने वाला है, तो जो फायदा लेने वाला है यानी जो पैसा रिसीव करने वाला व्यक्ति है उसके अकाउंट में सीधे खाते में पैसा चला जाता है। इसीलिए ये जो बाहर से पैसा ट्रांसफर होता है या सरकार कोई भी पैसा ट्रांसफर करती है, पेंशन वगैरह आती है, सैलरी वगैरह आती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, क्योंकि ये सीधे खाते में चली जाती है इसलिए नेफ्ट करवाया जाता है। ये नेफ्ट और आरटीजीएस के फायदे हैं। जो भी चेंजेस इनके अंदर हैं उनको आप पीडीएफ में जरूर देख लीजिएगा। आईएमपीएस क्या होता है, देखिए एक और सर्विस है जिसके जरिए मनी ट्रांसफर किया जाता है और ये बहुत पॉपुलर सर्विस है, इसका नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है वो ये जो अंगूठा लगा करके खाते से पैसा निकालने वाली सर्विसेज होती हैं जिसमें बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ये पेमेंट सर्विस राउंड द क्लॉक ऑफर्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा अंगूठा लगा करके पैसा निकालने की सुविधा भी भारतीय नागरिकों को जिन्होंने बैंक में खाते खोल रखे हैं उनके खातों में ये सुविधा दी गई है। आरबीआई के गाइडलाइन के तहत बैंक जो है ये अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने कस्टमर को ये सुविधा देता है कि वो अगर अपना बैंक की पासबुक नहीं भी रखे हैं, आधार नंबर अगर उनको अपना याद है और उन्होंने अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा रखा है तो किसी सीएससी सेंटर से भी पैसा निकाल सकते हैं। सीएससी सेंटर बैंक के सीएससी सेंटर्स होते हैं, जो लोग ऑथराइज होते हैं इस तरह का आईएमपीएस पेमेंट करने के लिए, उनको बैंक मित्र कहा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ आईएमपीएस सर्विस के क्या फायदे हैं, देखिए क्विक एंड इजी मनी ट्रांसफर,
अवेलेबल 24/7, वर्किंग ऑन हॉलीडेज ऑल्सो, छुट्टी भी रहेगी तब भी जो है खाते से पैसा निकाल लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कभी भी पैसा निकाला जा सकता है, बस वो सीएससी सेंटर उपलब्ध हो आपके सामने। सेफ एंड सिक्योर मेथड ऑफ ट्रांसफर एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सेफ एंड सिक्योर तरीका है पैसे को ट्रांसफर करने का, इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बायोमेट्रिक होते हैं, अंगूठा लगा करके। तो केवल जो व्यक्ति सही है उसी व्यक्ति का खाते से पैसा निकाला जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रांसफर जो है उसका कोई पैसा चार्ज नहीं कटता। अगर आपका खाता उसी बैंक में है तो जैसे कि एटीएम से पैसा निकालते हैं 3-4 ट्रांजेक्शन, वैसे ही 3-4 ट्रांजेक्शन आप फटाफट कर सकते हैं। इसमें जरूरत से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने लगेंगे तो सेविंग अकाउंट में जरूरत से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पे पर ट्रांजेक्शन चार्जेस पड़ते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट कंफर्मेशन थ्रू द एसएमएस सर्विस। अगर पैसा गया या पैसा आया तो भी आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाता है, यानी अगर मान लीजिए आपने अंगूठा लगा करके आधार से पैसा निकाला अपने बैंक अकाउंट से तो आपके पास एसएमएस आ जाएगा। इसमें भी एसएमएस आता है, जैसे कि हम डेबिट कार्ड से जब एटीएम से पैसा निकालते हैं तो फटाक से एक एसएमएस आ जाता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। ठीक उसी तरह अगर आईएमपीएस से भी पैसा निकालेंगे तो भी हमको जो है वो एक एसएमएस सर्विस से कंफर्मेशन मिल जाता है कि पैसा डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है। सर्विसेज अवेलेबल थ्रू आईएमपीएस सेंडिंग मनी। इससे कौन कौन सी सर्विस मिलती हैं? पैसा भेजने की और पैसे को रिसीव करने की, दोनों तरह की सर्विसेज इससे मिल जाती हैं। क्यूसैम सर्विस अगली सर्विस का नाम है। अब ये पैसा निकालने की सर्विस नहीं है, ये आधार सीडिंग हुई है कि नहीं। आधार सीडिंग का मतलब है कि आधार आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्यूसैम सर्विस जो है वो मोबाइल से चालू करके आप ये बात पता लगा सकते हैं कि आपका खाता जो है वो बैंक अकाउंट से कनेक्ट है कि नहीं। इसको क्वेरी सर्विस ऑफ आधार मैपर कहा जाता है। द क्वेरी सर्विस ऑफ आधार मैपर क्यूसैम। क्यूसैम सर्विस जो है उसका इट हेल्प्स यूजर इन नोइंग दियर आधार सीडिंग स्टेटस। इसमें आप अपना आधार सीडिंग स्टेटस कि मेरा आधार जो है वो बैंक अकाउंट से कनेक्ट है कि नहीं, इसको यूजर जो है वो *99 हैश सर्विस जो है डायल करके पता कर सकता है कि आपका बैंक अकाउंट के साथ आधार कनेक्ट है कि नहीं। यूजर विल नो वेदर हिज आधार इज लिंक्ड विद एनी बैंक और नॉट इफ यू सी द डिटेल ऑफ द बैंक। बैंक इसमें आधार यूआई DAI जो है जो आधार बनाता है वो एक मैसेज करेगा आपको कि आपका आधार लिंक है कि नहीं। इसके अलावा ये वेबसाइट पे भी देखा जा सकता है, आधार की जो वेबसाइट होती है वहां पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, बैंक स्टेटस कि बैंक में आधार आपका लिंक है कि नहीं। तो ये सारी सर्विस इंटरनेट में जैसे आप गूगल पे डालेंगे कि पता करना है हाउ टू नो आधार इज लिंक्ड विद बैंक अकाउंट, वो जैसे ही फटाक से UIDAI का जो वेबसाइट है आधार की उसमें वो लिंक आ जाएगा, आप उससे चेक कर लीजिए अपना। दूसरा तरीका है *99 हैश, उसको मोबाइल से डायल करके आप आधार सीडिंग स्टेटस पता कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल। देखिए ऑनलाइन बिल क्या होता है कि ऑनलाइन बिल कोई सर्विस जो कस्टमर लेता है या सब्सक्राइबर ने ले रखी होती है उसके बदले में उससे जो रकम वसूली जाती है उसको बिल कहा जाता है। आप बिजली खर्च करते हैं, विद्युत विभाग के सब्सक्राइबर यानी कस्टमर हैं, आप पूरे महीने बिजली खर्च करते हैं तो पावर कॉर्पोरेशन क्या करेगा, आपके पास बिल भेजेगा। उसी तरह हाउस टैक्स वाला नगर निगम आपके पास बिल भेजेगा। टेलीफोन सर्विस यूज करते हैं वो बिल, पहले टेलीफोन के बिल भी आते थे जो बेसिक फोन होते हैं, अब तो रिचार्ज कराने वाला रहता है। इसी तरह टीवी रिचार्ज के बिल SMS के फॉर्म में आने लगते हैं। तो ये जो है ऑनलाइन बिल देने की परंपरा जो है अब सबने शुरू कर दी। जितनी भी सर्विसेज हैं जो चल रही हैं वो बैंक के द्वारा भी, इसके अलावा जब क्रेडिट कार्ड का बिल आप नहीं जमा करेंगे आपके पास भी फटाफट SMS आने लगेगा। आप हाउस टैक्स नहीं जमा करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन बिल आने लगेगा कि आप अपना बिल जमा करिए। बार बार
कुछ समय के अंतराल पे ये रिपीट करने लगेगा। तो ऑनलाइन बिल के बहुत सारे फायदे हैं। लिखित बिल अब बहुत कम ही लोग भेज रहे हैं। ऑनलाइन बिल पे रिमिट पेमेंट्स इमीडिएटली। अगर आप ऑनलाइन बिल भेजते हैं तो फटाफट जो है आप बार बार भेजने लगेंगे तो व्यक्ति को लगेगा हाँ फटाफट चलो जमा करे, लग रहा है इमरजेंसी है, तो फटाफट जो है वो पेमेंट करेगा। ऑनलाइन बिल इज एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है ऑनलाइन बिल, क्योंकि इसमें पेपर वेस्ट नहीं होता। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए कि बैंक जो है वो, या बैंक या इस तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1-1 लाख एसएमएस, 10-10 लाख एसएमएस खरीद लेता है 1-1, 2-2 पैसे में, और उसको फटाफट वो करता रहता है। तो गवर्नमेंट बॉडीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ये बहुत सस्ता रहता है। नो नीड टू वरी अबाउट बिल्स, ऑनलाइन बिल विल नेवर मिस बाय द रिसीवर। आपको ये जान लीजिए कि ऑनलाइन बिल कभी मिस नहीं होता। वो हमेशा, अगर वो बिल कागज पे हो तो हो सकता है रास्ते में खो सकता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर है वो ये नहीं कह सकता कि उसको ऑनलाइन बिल नहीं मिला, क्योंकि वो तो एसएमएस से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे कस्टमर कभी कभी कहेगा कि बिल जो है हमको तो मिला ही नहीं, तो हम क्या करें? तो उसका जवाब ये है कि ऑनलाइन बिल भेजिए उसको। ऑनलाइन बिल भेजने से ये बेनिफिट होता है कि वो एक तो रेपिटेटिवली जो है वो बार बार भेजा जाता है, और फिर वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में रहता है, तो खोने का कोई मतलब ही नहीं। कोई बाहर, घर के बाहर आपके घर के दरवाजे में छोड़ करके नहीं जाता, वो तो आपके मोबाइल के अंदर आता है। तो इस तरह से सही व्यक्ति तक सही बिल पूरी तरह से पहुंच जाता है, और बार बार आप उसको रिपीट करवा सकते हैं, ताकि रिमाइंडर की तरह जो है वो एक उसके दिमाग में जो है घूमता रहे कि बिल पे करना है मुझे। इससे वो बिल जल्दी पे हो जाता है। आप किसी को 1 हफ्ते लगातार रिमाइंडर भेजते रहिए, 2-2 दिन छोड़ छोड़ करके, हफ्ते 10 दिन वो तुरंत बिल पे कर देगा। इस तरह से ऑनलाइन बिल का ये एडवांटेज। ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 8 का, कि चैप्टर नंबर 8 में इतनी सारी बातें जो है हम लोगों ने कवर करी, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 जो है वो खत्म होता है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सब के सब अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम के अलावा भी ये हमारे और भी किसी जगह पे काम आ सकते हैं। आपका जस्ट जनरल नॉलेज, आपका जो जीएस होता है, जनरल स्टडीज की, कि क्या हो रहा है आसपास बैंक्स में, इनके बारे में भी जानकारी कभी किसी इंटरव्यूज में लोग पूछते हैं, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका बड़ा स्कोप है। तो चलिए अपना चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आईएमपीएस से लेकर के यूपीआई एप्स तक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल डिजिटल फाइनेंशियल। क्योंकि 1 जनवरी 2022 से बैंक्स ने अपने सारे रूल बदल दिए, तो बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ सकते हैं। अगला चैप्टर नंबर 9 जो हमारा सबसे आखिरी चैप्टर है, उसको भी आज से ही शुरू कर देंगे हम। चैप्टर नंबर 9 का नाम है फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी, दोनों, इन दोनों टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले फ्यूचर स्किल को जो है वो कवर किए करेंगे हम लोग। फ्यूचर स्किल क्या होता है? देखिए, फ्यूचर स्किल का मतलब होता है आने वाले भविष्य में, आने वाले टाइम की वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जिसमें स्किलफुल होना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड में बहुत जरूरी है। ये फ्यूचर स्किल्स इंडिया को ग्लोबल हब बना देंगे आईटी का, और इसके लिए हमको इन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ये कमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, और कमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्किल को इन क्षेत्र में इस देश में बढ़ाना पड़ेगा सभी को। तो वो स्किल, 9 स्किल यहाँ पे कवर की गई हैं, जिनको फ्यूचर स्किल्स कहा गया है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा चेंज करेंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रेवोल्यूशन पैदा कर देंगी। कौन कौन सी 9 फील्ड है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम है बिग डेटा एनालिटिक्स, पहली टेक्नोलॉजी का नाम है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तीसरी का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, चौथी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5वीं अपने आप में ही एआई, इसको, 6वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 7वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 8वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 9वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 10वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 11वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 12वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 13वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 14वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 15वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 16वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 17वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 18वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 19वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 20वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 21वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 22वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 23वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 24वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, 25वीं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस,
शॉर्ट फॉर्म में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मशीनों को इंसानों के जैसा बुद्धिमान बनाना ताकि वो स्वतः से निर्णय ले सकें, बिना इंसानी इंटरैक्शन के अपने आप डिसीजन लेने की क्षमता हो जाए, अपने आप सारे कामों को समझने और करने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोशल एंड मोबाइल नेटवर्किंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी हर एक प्रोसेस को रोबोट के द्वारा किया जाए, यानी ऑटोमेटिक किया जाए, मशीनों के द्वारा, जो कि स्वतः कमांड समझती हैं और अपनी गलतियों से सीखती हैं। ये सारी वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले समय में आईटी के पूरे स्ट्रक्चर को बदल दिख करके रख देंगे। अब इनमें से हर एक एक स्किल को अलग अलग जो है वो हमें एक एक करके करना है। इसमें आपको जो मैंने स्लाइड दी, इनमें से कुछ जगह पे हिंदी में भी लिखा है। सबसे पहले लिखा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। इंडस्ट्री 4.0 भी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है? क्रांति का मतलब होता है रेवोल्यूशन, जिसमें कुछ चीजें एकदम से बदल जाती हैं और पूरा नक्शा बदल जाता है, उसको कहते हैं क्रांति। क्रांति का मतलब, औद्योगिक क्रांति का स्पेशली मतलब होता है वो ऐसा बड़ा परिवर्तन उद्योगों में जिसने पूरे देश की पूरे नक्शे को और काम करने के तरीके को बदल दिया, वो औद्योगिक क्रांति होती है। इंडस्ट्री 4.0 जो है वो ऐसा इंडस्ट्रियल वर्तमान युग है औद्योगिक क्रांति का, जिसमें मशीन, सेंसर और कंप्यूटर के द्वारा औद्योगिक विकास हो रहा है। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंप्यूटर्स की मदद से, इंटरनेट की मदद से, मशीनों से, सेंसर्स से, कंप्यूटरों की जैसी मशीनों से ये औद्योगिक विकास किया जा रहा है। यानी छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े उद्योग भी जो लग रहे हैं, उन सब में इंसान से कम कंप्यूटरों से और मशीनों से ज्यादा काम लिया जा रहा है। मशीन भी ऐसी जो कंप्यूटर के जैसे काम करती है। तो ये हो गया है इस वक्त हम लोग जो जिस युग में जी रहे हैं, और इस युग में जितनी भी मशीनें और औद्योगिक घराने हैं, उद्योग धंधे लगे हैं, वो इंडस्ट्री 4.0 कहलाता है, क्योंकि यहाँ सारा काम कंप्यूटराइज होता है। डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन टिल डेट, अभी तक जितनी भी औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं उनका एक विस्तृत कि कौन कौन सी औद्योगिक क्रांति अब तक हमारे पुराने युग से लेकर के अभी मॉडर्न युग तक हो चुकी है, उसमें उसका एक डिटेल यहाँ पे ये दे रहा है। कह रहा है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको इंडस्ट्री 1.0 कहा जाता था, पहली औद्योगिक क्रांति, ये 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में हुई थी। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने का मौका मिला था। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारी समाज और सोसाइटी जो है वो कृषि प्रधान था। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ सारे लोग जो है वो खेती करके अपना काम चलाया करते थे, खेती बहुत होती थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे उद्योग धंधों ने भी अपनी शक्ल बनाई, और फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18वीं शताब्दी में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, इसका मुख्य केंद्र फोकस ऑन आयरन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। लोहा बनाना और कपड़े बनाना, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। साथ ही स्टीम इंजन बना, जिसने मेजर रोल किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। जब इंजन बन गए तो एक जगह से सामान दूसरी जगह आने जाने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, और औद्योगिक क्रांति ने जगह जगह जो है लोहा बनाने की फैक्ट्रीज, रेल की पटरियां बनाने का काम शुरू हो गया, रेल की पटरी बनने लगी। टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग का काम होने लगा, कपड़ा बनने लगा, धागे, कपड़ा बनाना, इस तरह का काम शुरू हो गया। तो इससे पहले तक जो हमारा समाज था, सोसाइटी थी इंसानों की, ह्यूमन की, वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। लेकिन इंडस्ट्री 1.0 ने इन चीजों के अंदर बदलाव करके इंसानों को उद्योगों की ओर मोड़ दिया। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको इंडस्ट्री 2.0 कहते हैं, इट टुक प्लेस बिटवीन 1870 एंड 1914 बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये फोकस किया गया था, इसमें स्टील, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर फोकस किया गया था। तो इसमें
ये चीजों के ऊपर ज्यादा, इन चीजों से संबंधित सामान ज्यादा बनने लगे। स्टील से, सब चीजें स्टील से बनाई जाने लगी, क्योंकि लोहा जो है वो फ्रेजाइल होता है, स्टील फ्लेक्सिबल है, तो स्टील की चीजें बनने लगी, स्टील का निर्माण होने लगा। ऑयल, तेल, तेल के, तेल का मतलब जो जमीन से निकलने वाला तेल है वो, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और बिजली से चलने वाले उपकरणों की खोज होने लगी, वो बनने लगे, प्रोडक्शन बढ़ने लगा इनसे। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो डिजिटल रेवोल्यूशन कहलाता है, जहां पे कंप्यूटर जो है उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर सारा काम जो है, जो पहले इन मशीनों से होता था, वो कंप्यूटर्स में डेटा प्रोसेसिंग करने का काम शुरू हो गया। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको 4.0 है, इट इज कमिंग रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन इंटरनेट एंड साइबर टेक्नोलॉजी। आज जो हम लोग 4.0 इंडस्ट्री में रह रहे हैं, इस इंडस्ट्री में सारा काम इंटरनेट के जरिए होता है और कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, साइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रहता है। सब कुछ इंटरनेट के जरिए बिजनेस होता है, इंटरनेट के जरिए खरीदारी होती है, इंटरनेट के जरिए बिजनेस लिया जाता है, और कंप्यूटरों की मदद से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कोई भी काम आप किसी भी बड़ी फैक्ट्री में जाके देखेंगे, वहां कंप्यूटर के द्वारा ही उस काम को किया जा रहा होगा। कंप्यूटर से डिजाइनिंग होता है, प्रोसेसिंग करने में कंप्यूटर शामिल होता है, रिपोर्ट निकालने में कंप्यूटर शामिल होता है, यूजर से ऑर्डर लेने में कंप्यूटर शामिल होता है, इंटरनेट शामिल होता है। सब कुछ कंप्यूटर से और इंटरनेट के जरिए हो रहा है। आज इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 का समय है। तो ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 है। सबसे पहले जो 9 फ्यूचर स्किल्स हैं, उसमें सबसे पहले स्किल के बारे में यहाँ पे स्लाइड में बताया गया है कि IoT सबसे पहली स्किल को डिटेल में स्टडी करेंगे। वहां पे ब्रीफिंग करी गई थी कौन कौन सी 9 स्किल है। तो पहली स्किल का नाम है IoT, जिसको पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिया गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है, थिंग्स माने वस्तुएं, वस्तुओं का इंटरनेट। वस्तुओं का इंटरनेट से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? वस्तुओं का इंटरनेट का मतलब ये होता है कि एक साइंटिस्ट केविन एस्टॉन नाम के साइंटिस्ट ने 1999 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सेमिनार में ये बोला था कि जिस तरह से कंप्यूटर्स को डेटा, कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करके प्रोसेस करने की क्षमता होती है और उसको किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से क्यों ना हर एक डिवाइस जो हमारे आसपास है, उन सारे डिवाइसेस को कंप्यूटर जैसी क्षमता उनके अंदर डाली जाए, ताकि उनको एक नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके। और जब वो एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे तो इस बने हुए नेटवर्क को इंसान इस्तेमाल करेगा, उससे इंसान की लाइफ जो है वो और ज्यादा इजी हो जाएगी। यानी उनका कहना यह है कि हर एक वस्तु को कंप्यूटर के जैसे ही क्षमता आप डालिए उसके अंदर। जिस तरह कंप्यूटर डेटा को समझता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद उस डेटा को नेटवर्क से कनेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, तो क्यों ना आप जो आसपास हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, उन सबको ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। और ऐसा कह करके उन्होंने जो थॉट दिया था वस्तुओं का इंटरनेट, इसी वजह से उनको फादर ऑफ IoT कहा जाता है। फादर ऑफ IoT यानी IoT नाम के शब्द का पहला इस्तेमाल इस व्यक्ति ने, केविन एस्टॉन ने किया, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट केविन एस्टॉन। और इन्होंने एक ऐसा डिवाइस, इन्होंने इस तरह के डिवाइस को बनाने में पहला एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक केटल बनाई थी जो कि इंटरनेट से कनेक्ट की जा सकती थी, उसको कमांड दिया जा सकता था और वो सही समय पर कॉफी मशीन के जैसी फटाफट वो जो है कॉफी बनाती थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खोजें करने में इनका काफी योगदान था, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ IoT कहते हैं। तो IoT का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ थिंग्स। IoT कह रही है, IoT टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है वस्तुओं का नेटवर्क बनाया, दैट कुड फंक्शन लाइक ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के जैसे काम कर सके, एंड कैन बी कनेक्टेड विद वन अनदर लाइक ए कंप्यूटर।
जिस तरह कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, वैसे ही इन वस्तुओं को भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने अब यहाँ पे देखिए कि ये एक आईओटी नेटवर्क है। इस आईओटी नेटवर्क में कार है। आज की तारीख में, आज के समय में अगर आप एक कार खरीदेंगे तो उसको वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जाएगा। आपने मॉडेम राउटर ले रखा है जिससे एक वाईफाई नेटवर्क बना रखा है, उसको कार से भी कनेक्ट कर दिया। आपने एक डिजिटल, आपने कोई थर्मोमीटर इस तरह का ले रखा है जो कि डिजिटल है, आपके एसी में लगा हुआ है, तो वो एसी का रूम टेम्परेचर नापता रहता है। उसके बाद आपको इंटरनेट से उस एसी को, उस रेफ्रिजरेटर को या उस एसी की कूलिंग के बारे में आप जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कूलिंग कितनी हो रही है। एलजी ने ऐसा एसी बना रखा है जो कि वाईफाई इनेबल्ड होता है, और उस वाईफाई इनेबल्ड का, उस एसी का आप जो है ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद उसको आप अपने स्मार्टफोन से चलाइए उसको। आप जब चाहे तब उसको टेम्परेचर जो है देख सकते हैं, उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं मोबाइल से किसी दूसरे कमरे में बैठ करके, या अगर आपने उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है तो आप उसको ऑफिस से भी घर बैठ करके कंट्रोल कर सकते हो। घर बैठे बैठे ऑफिस में, ऑफिस का घर में, और घर से ऑफिस, इस तरह की डिवाइसेस को दूर बैठ करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो केवल कंप्यूटरों को ही नहीं कंट्रोल करना है। केविन एस्टॉन का कहना था केवल कंप्यूटर को ही ना किया जाए, बाकी सामान क्यों ना बनाया जाए ऐसे जिससे कि कंप्यूटरों के जैसे काम लिया जाए, क्योंकि कंप्यूटर से जब हम इतना फायदा उठाते हैं तो इन वस्तुओं को भी कंप्यूटर जैसे बनाया जाए। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जो घर में लगाते हैं, जैसे बल्ब हो गए, तो ऐसा बल्ब बनाया जाए जिसको वाईफाई या मोबाइल से कनेक्ट कर लिया जाए, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया जाए। ऐसे टेबल लैंप बनाए जाए जिनको हम जो है अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लें। सीसीटीवी कैमरा बनाया गया, सीसीटीवी कैमरे को आज हम मोबाइल से, उसका आउटपुट जो है मोबाइल में देखते हैं, वहां से कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा पूरा उसका प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं, सीसीटीवी की फुटेज लेते हैं, देखते हैं। घर में लगा है तो ऑफिस में बैठ करके देख लेते हैं कैसे। वो एक सीसीटीवी एक तरह का कैमरा होता है, कंप्यूटर के जैसे ही वो भी काम करता है, उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो आज हमारे पास जितने भी सामान हम खरीद रहे हैं, जितने भी होम अप्लायंसेस आप खरीदते हैं, तकरीबन उस सब में ये सुविधा होती है। आप स्मार्ट टीवी है उसको आप मोबाइल फोन से कनेक्ट किए ले रहे हैं, नई वाली स्मार्ट टीवी में आप मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, मोबाइल का डेटा जो है वो आउटपुट दिखाएगी। कैसे? क्योंकि वो भी ब्लूटूथ को सपोर्ट करने लगी है। स्मार्ट टीवीज हो गई, स्मार्ट मॉडेम्स हो गए, स्मार्ट कार हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई। ये सब क्या है? ये सब आईओटी का ही परिणाम है। इस केविन एस्टॉन को दिया, केविन एस्टॉन के आइडिया के ऊपर काम करने लगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि इफ यू हैव एन आईओटी रेफ्रिजरेटर, मान लीजिए कि 2030 में एक ऐसा रेफ्रिजरेटर आ गया, आने वाले समय में इस तरह का रेफ्रिजरेटर बन चुका है। इफ यू हैव आईओटी रेफ्रिजरेटर, इट विल लेट यू नो अबाउट योर डाइट बाय मॉनिटरिंग योर हेल्थ एंड सजेस्ट यू द बेस्ट मील। अब मॉनिटर कैसे करेगा आपकी हेल्थ को? वो देखिए, आपने हाथ में एक बैंड आता है जिसको फिटनेस बैंड कहते हैं, और वो फिटनेस बैंड हाथ में लोग पहनते हैं दौड़ते वक्त। तो वो फिटनेस बैंड जो है वो वाईफाई और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपने उसको वाईफाई बैंड या डब्ल्यू बैंड, वाईफाई बैंड पहन रखा है, और उसने वो अपनी रीडिंग फटाफट, आप दौड़ करके आए, वो रीडिंग उसने आपकी नोट करी, आपकी हार्ट रेट, पल्स रेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल, उससे वो जांच लेगा, फटाफट सारे एनालाइज कर लेगा। और जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर खोल करके कोई चीज खाने की उठाएंगे तो वो आपको फटाक से बताएगा कि आपके लिए क्या सजेस्टेड है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है तो आपको ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए। इस तरह की आपको डाइट मॉनिटरिंग और हेल्थ सजेशन दे सकता है कि आपके लिए बेस्ट मील क्या है। इस तरह से आईओटी रेफ्रिजरेटर काम करेगा। तो आईओटी जो है उसका मुख्य मकसद है इंसान की लाइफ को, मेकिंग ह्यूमन लाइफ इजियर, आसान बनाना ह्यूमन लाइफ को। केविन एस्टॉन फर्स्ट टाइम यूज दिस वर्ड इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल 1999 में। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में केविन एस्टॉन ने सबसे पहली बार आईओटी शब्द को यूज किया गया, इसलिए ही इज द फादर ऑफ आईओटी। आईओटी के भीतर एक वाईफाई नाम, एक वायरलेस प्रोटोकॉल होता है जो कि जिग्बी के नाम से जाना जाता है। जिग्बी प्रोटोकॉल एक वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल जो कि ब्लूटूथ के जैसा ही है, बस इसकी थोड़ा लिमिट अच्छी खासी, इसकी रेंज जो है अच्छी खासी बनाई गई है। जिग्बी छोटे छोटे डिवाइसेस के अंदर ये लग जाता है जिनमें सेंसर लगे रहते हैं, वायरलेस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। आरफिड
ZigBee का यूज किया जाएगा, आरफिड यूज किया जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरफिड टेक्नोलॉजी के जरिए एक छोटी माइक्रोचिप जो है किसी डिवाइस के अंदर लगा दी जाती है, और वो डिवाइस अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में वो रेडियो वेव्स छोड़ता रहेगा, अपनी आइडेंटिफिकेशन करता रहेगा कि मेरे को यहां रखा गया। WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इसकी जरूरत पड़ती है। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी एक IoT डिवाइस के भीतर। एप्लीकेशन फॉर IoT डिवाइसेस कहां कहां अप्लाई किया जाएगा इन IoT डिवाइसेस को? देखो, कंज्यूमर अप्लायंसेस या कंज्यूमर एप्लीकेशंस जो हैं, ग्राहकों के लिए जो घर में सामान रखेंगे आप, टीवी, फ्रिज, कार, स्मार्ट वॉचेस, हेल्थ बैंड्स, मॉडेम, राउटर, इन सब के भीतर बल्ब, स्मार्ट बल्ब्स, इन सब के भीतर जिनको कंज्यूमर एप्लीकेशन कहते हैं, उनमें IoT यूज होने लगा है। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस हो गए। अब यही अगर ज्यादा बड़े बड़े, अगर CCTV ज्यादा बड़ा हो गया और उसको जो है मेट्रो में इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, या और बाकी इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस हैं जिनमें IoT सेंसर्स लगे हैं, जिनको वायरलेस यूज किया जा रहा है, कहीं से भी कनेक्ट किया जा सकता है अपने वाईफाई नेटवर्क से, ये सारे के सारे कॉमर्शियल में भी यूज हो रहे हैं और इंडस्ट्रीज में भी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी इसको यूज करने लग रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, ATM कैश मशीन एक IoT डिवाइस होती है जो कि पैसे निकालने का, काउंटिंग करने का काम करती है अपने आप। वो भी एक नेटवर्क से कनेक्ट रहती है, फटाक से आप उससे पैसे निकाल लेते हैं, आपको जानकारी देती है, ह्यूमन लाइफ इजी बना रही है, पैसे का लेन देन करने के लिए किसी आदमी को नहीं बिठाना पड़ता, तो वो भी कंप्यूटर के जैसे ही काम कर रही है, काउंटिंग करती है। तो ये हमारी एप्लीकेशंस हो गई। तो कुल मिलाकर के हमारे पास IoT एप्लीकेशंस हैं कौन कौन सी? तो IoT एप्लीकेशंस कंज्यूमर एप्लीकेशंस में यूज कर रही आ रही है, जैसे घरेलू उपकरणों में इस तकनीक का यूज किया जा रहा है IoT का, जैसे बिजली उपकरण हो गए, AC हो गए, सिक्योरिटी सिस्टम हो गए, ACs हो गए। दूसरा है कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, व्यापारिक, मेडिकल व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों में IoT को प्रयोग में लाया जा रहा है। इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में IoT तकनीक का प्रयोग करके तुरंत नए उत्पाद बनाने में IoT का इस्तेमाल करके, IoT डिवाइसेस का इस्तेमाल करके फटाफट नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस में, यूज इन कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी IoT डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेल्प टेकिंग फास्टर डिसीजन एंड सेव मनी विद रियल टाइम डेटा एनालिसिस, रियल टाइम डेटा को एनालाइज करते हैं ये पहले ही पता लगा लेते हैं कि आप अगर कोई बिल्डिंग या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई होटल या हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो उसमें उसको पहले से ही बना करके ये पता लगा लेंगे कि कितना पैसा खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या आएगी, डेटा एनालिसिस रियल टाइम में कर लेंगे। इस तरह से न सिर्फ कंज्यूमर्स को बल्कि कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी IoT हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने के लिए। एडवांटेज ऑफ IoT डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस के क्या फायदे हैं? अगर हम अपने डिवाइसेस को कंप्यूटर के अलावा बाकी डिवाइसेस को कंप्यूटर के जैसे बना रहे हैं, तो उनसे क्या फायदा लेंगे? इनहेंस डेटा कलेक्शन, बहुत विस्तृत रूप से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जैसे आज ड्रोन बनाया जा रहा है, ड्रोन एक IoT डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि उसको नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है। तो आपने, DRDO ने ड्रोन बनाया और ड्रोन की मदद से ज्यादा डेटा और सूचनाएं एकत्र कर ली जाती हैं। जैसे आसपास के बॉर्डर एरिया में के पार क्या चल रहा है, उसके लिए किसी इंसान को भेजने की बजाय उस IoT डिवाइस ड्रोन को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होता है, उसको भेज करके सारी फोटोएं, विस्तृत जानकारी उस जगह की, एरिया की ले ली जाती है। जहां पे इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां पे इस तरह के डिवाइस ऐसी जगहों से जो डेंजरस हैं, जहां पे इंसान नहीं जा सकता, ऐसी सूचनाएं विस्तृत रूप से, जिनको इंसान की आंख भी नहीं नजर पाती, ऐसे विस्तृत डेटा को लेकर के ये डिवाइसेस आ जाते हैं। सो इनहेंस डेटा कलेक्शन, विस्तृत, इनहेंस माने बहुत विस्तार से ये डेटा को कलेक्ट करती हैं। मोर इंफॉर्मेशन मेक्स इजियर टू रीच क्विकली टू ए डिसीजन, जब
ह्यूमंस के पास, इंसानों के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो वो डिसीजन पे जल्दी पहुंच जाते हैं। IoT places where human really want to go for analyzing the world. IoT डिवाइसेस ऐसी जगहों पे भी जा सकते हैं जहां पे इंसान जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पाता है, जैसे कि किसी ज्वालामुखी के भीतर उसका तापमान नापने के लिए जाना और उसके अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, उसके लिए डिवाइस बना करके उसके अंदर भेज दिया। चंद्रमा के उन हिस्सों पे जिनमें इंसान नहीं जा सकता, वहां पे मंगल ग्रह के उन हिस्सों पे जहां पे इंसान नहीं जा सकता, ऐसे वातावरण में वहां पे एक रोबोट बना करके भेज दिया। ये सब IoT है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाया जाता है। ड्रोन को भेज दिया ऐसी जगहों पे जहां पे हम अपने सैनिकों को नहीं भेजना चाहते, तो प्रीडेटर ड्रोन्स बनाए गए हैं जो ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा डेटा और सूचना एकत्र कर तेजी से निर्णय लेने की क्षमता IoT द्वारा सिस्टम में आ जाती है। IoT सिस्टम वहां लगाए जा सकते हैं जहां इंसानों को पहुंचना संभव नहीं है और डेटा को एनालाइज किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इनहेंस डेटा कलेक्शन करते हैं IoT डिवाइसेस। दूसरा, कम्युनिकेशन बेटर कर देते हैं। कंप्यूटरों के अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा मशीनों को मशीनों से कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब जितनी भी मशीनें बन रही हैं, जितने डिवाइसेस बन रहे हैं, एक CCTV कैमरा से लेकर के मोबाइल फोन से लेकर के एक घर में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर से लेकर के स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बल्ब, ये सारे को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। डेटा एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगता है, तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं ब्लूटूथ से, वाईफाई से। कॉस्ट इफेक्टिव है। IoT तकनीक इंसानों के स्थान लेकर मॉनिटरिंग करने का कार्य कर रही है। अक्सर IoT डिवाइसेस को मॉनिटरिंग करने के लिए भी बहुत यूज किया जाता है, जैसे कि CCTV कैमरा क्या काम करता है, आपने उसको रास्ते में लगा दिया किसी, और उस रास्ते से हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर, गेट के पास आने जाने वाले व्यक्ति की निगरानी करने के लिए लगा दिया। अब अगर उसी की जगह हम किसी आदमी को ये लगाएं, किसी व्यक्ति को, और उसकी जगह एक CCTV कैमरा लगा दें कि देखो जरा कौन आ जा रहा है, तो CCTV कैमरा जो है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। एक आदमी रखेंगे तो उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, वो जो कि ज्यादा कॉस्टली होगा। तो IoT तकनीक इंसानों के स्थान लेकर मॉनिटरिंग करने का कार्य कर इंसानों पर लगने वाला खर्च बचा सकती है। जैसे CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम। CCTV जो है वो एक IoT डिवाइस होता है, इंसानों की जगह ले लेता है वो। एफिशिएंट एंड सेव टाइम। IoT डिवाइसेस बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट मतलब फटाफट काम करते हैं, एफिशिएंटली, बड़ा कुशलता पूर्वक काम करने को कहते हैं एफिशिएंट, एंड सेव टाइम, और समय भी बचाते हैं। लेकिन IoT डिवाइसेस, अगर आप IoT टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न इन IoT। आप डिवाइसेस को कंप्यूटर के जैसे, आप कंप्यूटर तो बना ही रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के जैसे बाकी मशीनों को भी के अंदर भी कंप्यूटर जैसा गुण डाल रहे हैं कि वो डेटा प्रोसेस करने लगे, डेटा इनपुट लेने लगे, कैलकुलेट करने लगे। ड्रोन यही करता है। ड्रोन जो है वो ऊपर से हवा में कई मीटर जो है 28-33 हजार जो है फीट जो है ऊपर उड़ता है और नीचे से डेटा कलेक्ट करता है। लेकिन सिक्योरिटी एक इश्यू है उसके अंदर। IoT डिवाइसेस जितने भी है, मान लीजिए CCTV कैमरा आपने लगाया और उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि IoT डिवाइसेस को तो इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने उस ड्रोन को जो है इंटरसेप्ट कर लिया, क्योंकि वो तो हवा में तैर रहा है, हवा में तैर रहा है तो उसके अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं, और उन सिग्नल को तो कोई जाम भी कर सकता है। तो जाम कर दिया अगर सिग्नल, तो दैट मीन्स सिक्योरिटी जो है वो ब्रीचिंग बहुत आसानी से हो जाती है। आपके CCTV कैमरा जो कि IoT डिवाइस है, उसको, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई फायरवॉल नहीं होता, कोई एंटीवायरस नहीं होता। इस तरह के सिस्टमों में अभी तक इनके अंदर सिक्योरिटी जो है वो एक मेजर कंसर्न है। हालांकि अब इस प्रॉब्लम को दूर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे IoT डिवाइसेस हैं जिनको बड़ी आसानी से इंटरनेट से लगाते ही आप उनको हैक कर सकता है कोई हैकर, तो वो बड़ी आसानी से IoT डिवाइस अटैक का शिकार हो सकता है। कंपैटिबिलिटी दूसरा है, एक दूसरे के अनुकूल होना। अगर 4-5 अलग अलग डिवाइसेस को, मान लीजिए आपने अपना स्मार्ट बैंड जो कि हाथ में रिस्ट बैंड पहनते हैं, जिसमें जो है हार्ट बीट, पल्स रेट, दौड़ते वक्त क्या हमारा जो है हार्ट बीट हो रही है, सारी कैलकुलेट कर रहा है,
उसके बाद आप इसको अपने टैबलेट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद सीसीटीवी को कनेक्ट करना चाहते हैं, और आप अपने एलजी के रेफ्रिजरेटर को आपस में एक ऐसा नेटवर्क अपने घर में बनाना चाह रहे हैं कि ये सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे से, तो प्रायः सिस्टम एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते, क्योंकि ये सब अभी इस तरह से बहुत ज्यादा इनके ऊपर रिसर्च वगैरह नहीं की गई है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम आएगी कि आप अपने रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट करने जा रहे हैं गूगल असिस्टेंट से, लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। आप चाह रहे हैं अपने अपने स्मार्टफोन की गूगल असिस्टेंट से आप उसको एकदम गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट कर ले अपने एलजी स्मार्टफोन को, तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक दूसरे के अनुकूल नहीं होती है एप्स। कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत होती है इनमें। एक आईओटी नेटवर्क अगर आप पूरा स्मार्ट होम अपने घर में बनाना चाहते हैं, कि आपने स्मार्ट बल्ब लगा दी है, सीसीटीवी लगा दी, आपने जो है डोर सेंसर लगा दी कि दरवाजा कौन खोल रहा है, कौन बंद कर रहा है, कितनी बार दरवाजा खोला गया, किस किस ने दरवाजा खोला, उसके बाद आप अपना बायोमेट्रिक वाला भी लगा रहे हैं कि दरवाजे में बायोमेट्रिक, अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक लगवा रहे हैं, ये सबको एक नेटवर्क में अगर ला रहे हैं तो इनको मेंटेन और इंस्टॉल करना बहुत कठिन होगा। आपको बकायदा अच्छा खासा इसके ऊपर, क्योंकि आईओटी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं इन टर्म ऑफ डिजाइन। डिजाइन के संदर्भ में देखें तो वो बड़े जटिल होते हैं, छोटे होते हैं और जटिल होते हैं। डिप्लॉयमेंट यानी इंस्टॉलमेंट, उनका इंस्टॉलेशन कठिन होता है, और मेंटेनेंस भी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड टू बिल्ड आईओटी इकोसिस्टम। अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज को एक पूरा आईओटी सिस्टम लगाने के लिए अलग अलग तकनीकों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई या डिसएडवांटेज में इसको गिना जाएगा। तो ये हो गया आज एक टॉपिक ये वाला आईओटी का हमारा पहला फ्यूचर स्किल जो हमें जरूरत पड़ती है, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है आईओटी के, आईओटी को किसने बनाया था, आईओटी के फादर कौन है, और क्या काम लिया जाता है आईओटी से। बिग डेटा एनालिटिक्स अगली तकनीक का नाम है, बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा, बिग माने विशाल, डेटा एनालाइज करने की तकनीक। बिग डेटा एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में दूसरी सबसे बड़ी फ्यूचर स्किल जो इमर्जिंग हो रही है, उभर करके बाहर आ रही है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को इस बिग डेटा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। बिग डेटा का नाम बिग डेटा इसीलिए है क्योंकि ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेटा को स्टोर, मैनेज और एनालाइज करने में कंपनियों की मदद करती है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, स्नैपडील हो गई, अमेजॉन हो गई, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई। ये वो कंपनियां हैं जिनके पास कुछ ही घंटों में हजारों पेटाबाइट डेटा जो है वो आता है यूजर का, अपने ग्राहकों का, अपने सब्सक्राइबर्स का, और उनको इस डेटा को मैनेज करना पड़ता है। तो इतनी लार्ज क्वांटिटी में डेटा को मैनेज करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ना सिर्फ डेटा को आपको स्टोर करना है, बल्कि उन डेटा से अपने काम की मतलब की जानकारी भी निकलवानी है, ताकि बिजनेस भी पैदा किया जा सके उसी डेटा से। जैसे अमेजॉन, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें कि अमेजॉन जो है वो क्या करता होगा, ये जो सेल करता है अमेजॉन, आप देखते हैं कि अमेजॉन कभी न कुछ ही दिनों में एक सेल फटाफट निकालता रहता है कि सेल हो गई, सेल सेल, तो उसका जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, रेडियो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे सबके इस तरह के ऐड आने लगते हैं। तो वो सेल, कौन सेल में कौन कौन सा प्रोडक्ट रखना है, इसकी प्लानिंग वो बहुत पहले से कर लेते हैं। जैसे अभी न्यू ईयर पे सेल थी, आपके जो है गूगल वगैरह पे या फ्लिपकार्ट पे ये जो सेल चल रही थी, इस सेल की तैयारी उन्होंने बहुत पहले कर ली थी। लेकिन कैसे करी थी, कौन से प्रोडक्ट्स रखने थे, किन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना है, इसकी प्लानिंग करने के लिए उनको बहुत सारे पिछले जितने भी सेल रिकॉर्ड थे उनको प्रोसेस करके वो ये निर्णय लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट बिका, कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर ज्यादा देखता है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट, जैसे आमतौर पे क्या होता है कि जब हम लोग अमेजोन पे जाते हैं तो अमेजोन पे जा करके क्लिक करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स देखते हैं, कभी कभी खरीदने के लिए ऑर्डर भी कर देते हैं, और कभी कभी खरीदने के बाद भी ऑर्डर करके ऐसे ही चले आते हैं।
जैसे विंडो शॉपिंग होती है वैसे ही विंडो शॉपिंग करते हैं, लेकिन जितनी भी बार आप इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं उनके पास ये रिकॉर्ड पहुंचता जाता है। उन्होंने ऐसा वेब पे प्रोग्राम बना रखा है कि आपने अगर किसी के ऊपर ज्यादा जांच पड़ताल करने लगे, उनके पास ये जानकारी आ जाती है कि यूजर ने, कंज्यूमर ने, क्योंकि उसमें लॉगिन करना है आपने अगर लॉगिन किया है अमेजोन में, लॉगिन बनाना पड़ता है। आप चाहे तो डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, सीधे अपना रिकॉर्ड तो देते हैं। सेल जब करेंगे, मान लीजिए कोई ऑर्डर आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से बुक करा रहे हैं, तो अपना डेटा तो देंगे ही उसको, ईमेल आईडी से लेके फोन नंबर तक। उसके बाद जा करके आप कार्ट लेते हैं, कार्ट में आप सामान रखते हैं। तो आप ये जो काम कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी को अमेजन का जो मुख्य प्रोग्राम है वो मॉनिटर करता रहता है। आपने अगर सामान लिया भी नहीं, तब भी आपने कौन सा सामान देखा है, इसका भी डेटाबेस में एंट्री हो जाती है, क्या क्या देखा आपने। इससे जो है ये लोग, जब ये डेटा सारा इकट्ठा हो जाता है, मान लीजिए जो है हजारों पेटाबाइट डेटा इकट्ठा हो गया एक महीने के अंदर, क्योंकि अमेजोन तो पूरी दुनिया के जाने कितने ग्राहक हैं उसके। तो वो जो हजारों पेटाबाइट डेटा इकट्ठा हुआ है, उस डेटा को वो इस टेक्नोलॉजी बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर डालते हैं, और वहां से फिर ये निर्णय लेते हैं कि ग्राहक ने क्या क्या देखा, ग्राहक को क्या क्या पसंद है, और अगली सेल, पिछली सेल में ग्राहक ने क्या क्या खरीदा था, ग्राहक ने कितने सामानों को देखा और लिया नहीं। ये सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद वो अपनी अगली सेल जो है वो डालते हैं। तो देखिए कुछ कुछ दिनों में वो सेल डालते रहते हैं, उसमें कुछ सामान रखते हैं, कुछ सामान हटा देते हैं, कुछ सामान रखते हैं, कुछ सामान जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे कुछ सामान पहले से ही हाईलाइट रहेंगे। ये सब उसी का परिणाम है। तो बिग डेटा भारी मात्रा में डेटा को स्टोर, मैनेज और एनालाइज करने की तकनीक का नाम है। बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल, एप्पल और अन्य कई, व्हाट्सएप जैसी, इस तकनीक का यूज करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा के डेटा को एनालाइज और प्रोसेस कर काम की जानकारी निकालती हैं। उससे वो अपने मतलब की जानकारी निकालती हैं और उसी हिसाब से अपनी सेल वगैरह तय करती हैं। तो बिग डेटा हमारी सारी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं, और सबसे कई बिग डेटा के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बिग डेटा टेक्नोलॉजी के और एनालाइज करने में मार्केट में मदद करते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, ताकि वो कस्टमर के मार्केट को बनाए रखें। इसमें हडूप है, यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं बिग डेटा टेक्नोलॉजी का, हडूप। हडूप जो है वो बहुत ही पॉपुलर नंबर 1 बिग डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जिसको जो है कई लोग जो है हडूप का बिग डेटा यूज करते हैं। जॉन मैशी इज द फादर ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा को कैसे काम करना है और किस तरीके से विस्तृत काम वो करता है, इसका, इस टेक्नोलॉजी का नाम बिग डेटा रखा जाएगा। ये सबसे पहले जॉन मैशी ने इसको एक नाम दिया था, बिग डेटा टेक्नोलॉजी। तो बिग डेटा में सबसे पहले तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि बिग डेटा किस कहते किसको है, और बिग डेटा के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है बिग डेटा टेक्नोलॉजी की। देखिए बिग डेटा टेक्नोलॉजी की कुछ विशेषताएं हैं। पहली, वेलोसिटी। वेलोसिटी माने होती है गति, तेजी से, तेजी होनी चाहिए। द रैपिड जनरेशन ऑफ डेटा। बिग डेटा टेक्नोलॉजी को हर जगह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। बिग डेटा टेक्नोलॉजी को केवल वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां रैपिडली वेलोसिटी में डेटा आता है। द रैपिड जनरेशन ऑफ डेटा फ्रॉम टाइम टू टाइम इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है, यानी गति का मतलब है रैपिड जनरेशन ऑफ डेटा, बहुत तेजी से डेटा बन रहा हो और कुछ कुछ समय अंतराल के बाद बार बार बहुत तेज गति से वो डेटा बनता हो। डेटा में भी रियल टाइम, डेटा जो है वास्तविक समय का हो, तुरंत। ईयरली, मंथली, आवरली, हिस्टोरिकल डेटा हो और वीकली डेटा हो। हिस्टोरिकली मतलब पुराना डेटा, वीकली चाहे कैसा भी डेटा हो, आवरली, मंथली, वीकली, रियल टाइम तुरंत का आया हुआ, लेकिन आने की गति बहुत तेज हो, ऐसी जगह पे बिग डेटा यूज किया जाता है। दूसरी विशेषता है वॉल्यूम। तेजी से डेटा आ रहा हो, वॉल्यूम मींस स्टोरेज कैपेसिटी, कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स इन पेटाबाइट्स। कि ना सिर्फ तेजी से डेटा आ रहा हो बल्कि लार्ज वॉल्यूम में भी, बहुत ज्यादा मात्रा में भी डेटा आ रहा हो, और उस लार्ज वॉल्यूम को इकट्ठा करने के लिए आपको हजारों पेटाबाइट्स खर्च करनी पड़ रही हो, वहां पे बिग डेटा यूज किया जाएगा। विशेषता, बिग डेटा यूज करेंगे। वैरायटी ऑफ डेटा आता हो वहां पे, जैसे डेटा की अलग अलग वैरायटी हो, जैसे टेक्स्ट का डेटा हो, नंबर का डेटा हो, ऑडियो हो, वीडियो, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर जो भी आप एसएमएस वगैरह करते हैं, वो सारे एसएमएस जो है
सुरक्षित रहते हैं? कुछ देर तक तो सुरक्षित रहते हैं ना। वो सारी जानकारी व्हाट्सएप के सर्वर पे जाती है, तो व्हाट्सएप भी तो एक बिग डेटा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होगा, तो स्टोर कर रहा है अलग अलग वैरायटी का डेटा। बहुत तेज गति से डेटा आता है, बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा आता है, बहुत वैरायटी का डेटा आता है, और उसके बाद जब ये सारा डेटा आ जाएगा, वैल्यू निकाली जाएगी। इट इंक्लूड्स हाउ वी कैन यूज दिस बिग डेटा। अब जब इतनी ज्यादा मात्रा में डेटा आ गया आपके पास, तब फिर उस डेटा की वैल्यू क्या है ये पता करता है बिग डेटा। ये उसकी विशेषता होती है कि बिग डेटा वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी के साथ साथ डेटा की वैल्यू भी निकाल सकता है और उसको हैंडल कर सकता है। कम्युनिटी शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, अब जब से ये सब काम हो जाएगा तो उसके बाद उस डेटा का कम्युनिटी शेयरिंग कर दी जाएगी। कम्युनिटी शेयरिंग का मतलब होता है ये जो सोशल नेटवर्किंग की कम्युनिटीज होती हैं, वहां उस डेटा के बारे में जानकारी वायरल कर दी जाएगी कि हमने इतने ग्राहकों को इतनी सुविधा दी, इतने ग्राहकों को इतनी सेल हुई, इतनी सेल हुई, पिछले साल इतनी सेल हुई। कम्युनिटी में ये सारी खबरें वायरल कर दी जाती हैं, कोलैबोरेशन और कम्युनिटी कहलाती है इसको। जॉन मैशी इज द फादर ऑफ बिग डेटा। जॉन मैशी इस टेक्नोलॉजी बिग डेटा के फादर कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बिग डेटा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया बड़ी इंडस्ट्री की इस प्रॉब्लम को कि लार्ज क्वांटिटी में डेटा कैसे हैंडल और मैनेज किया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन इन्होंने बनाई। बिग डेटा इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स वेयर बिग डेटा इज बीइंग यूज्ड। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बिग डेटा को यूज किया जा रहा है। इसमें से पहली सबसे बड़ी फील्ड जहां पे वो सेक्टर जहां पे ये बिग डेटा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट सेक्टर। बिग डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशंस कैन इनेबल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर इफेक्टिव सर्विसेज एंड रिस्पॉन्ड मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली टू द सिटीजंस। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम, हेल्थ केयर का। बिग डेटा एनालिटिक्स की एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट यानी सरकार की मदद करती हैं ताकि वो इफेक्टिव सर्विसेज, प्रभावशाली सर्विसेज अपने ग्राहकों को, अपने नागरिकों को दे सके। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का डेटा, ये जो ट्रांसपोर्ट विभाग होता है ये भी बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम करता है। ट्रांसपोर्ट विभाग जहां पे लाइसेंस बनते हैं, लाइसेंस रिन्यूअल होते हैं, नए लाइसेंस की रिक्वेस्ट आती है और जाने कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये एक बिग डेटा टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसको गवर्नमेंट हैंडल करती है। गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट विभाग का जो डेटा होता है, हेल्थ विभाग का, सरकारी हॉस्पिटल का डेटा, सारे ट्रांसपोर्टेशन विभाग का डेटा, गवर्नमेंट इसको बिग डेटा टेक्नोलॉजी से हैंडल करती है। यहां बिग डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिग डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। बिग डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन कैन बी हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बिग डेटा को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई फैक्ट्री जहां पे कोई सामान बनता है, एंड कैन रिड्यूस कंपोनेंट डिफेक्ट्स, इसकी मदद से कंपोनेंट के जो डिफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोडक्ट्स बनने में एफिशिएंट, सही समय पे ज्यादा कुशलता पूर्वक प्रोडक्ट बन सके, अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और समय बचाया जा सके। बिग डेटा पहले से ही एनालाइज करके आपको बता देगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इतने समय में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कंपोनेंट के अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं इनको पहचान लेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है। एजुकेशन में टीचर की इफेक्टिवनेस, पूरे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा फैकल्टी कौन कौन सा काम कर रहा है, कितना काम उसने कर लिया। सिस्टम कैन मॉनिटर स्टूडेंट एक्शन, मॉनिटर देयर एबिलिटीज इन एग्जाम, परफॉर्मेंस टीचर की, सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है बिग डेटा से अगर किया जाए तो। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में ये क्या कर सकता है? बिग डेटा एनालिटिक्स हैज हेल्प्ड हेल्थ केयर इंप्रूव बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, क्लिनिकल रिस्क, बेटर सर्विसेज टू सिटीजन्स को। एक हेल्थ केयर सेक्टर में पेशेंट्स के रिकॉर्ड को हैंडल करने के लिए, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें आने जाने वाले पेशेंट्स की जानकारी, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक दिन में दसियों हजार पेशेंट आते हैं, उनका डेटा स्टोर करके कौन कौन से आए इसके बारे में पूरी जानकारी, किसका क्या इलाज चल रहा है, ये सब अगर सरकार चाहे तो उनका एक जगह रिकॉर्ड
नोट करके रख सकती है और उससे आने वाले समय के फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में एनालाइज कर सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर में बिग डेटा को यूज करके कंपनीज जो हैं वो लोगों की हेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ देयर परचेजिंग कैपेसिटी, क्लोथ साइज, इन सब के आधार पे अगर बिग डेटा इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां ई कॉमर्स की कंपनियों के साथ मिल जाएं तो ग्राहक कौन कौन सा सामान खरीद रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर परचेजिंग क्या सामान खरीद रहे हैं, कितने साइज का कपड़ा खरीद रहे हैं, उनका कपड़े का साइज क्या है, मोटे हैं पतले हैं, इस सब की जानकारी लेकर के उनको हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर कर सकते हैं कि आपका वजन जरूरत से ज्यादा है, लग रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। केवल उन्हीं ग्राहकों को जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, जिनका फिटनेस साइज जो है वो जरूरत से ज्यादा है, जो कि ये लार्ज साइज के या एक्सेल साइज के कपड़े खरीद रहे हैं, तो उनकी परचेजिंग के आधार पे, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि हेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ देयर परचेजिंग कैपेसिटी, जो जो सामान खरीद रहे हैं उनके आधार पे एनालाइज करके ये बात पता कर सकते हैं सीधे ग्राहक का डेटा लेकर के इन ई कॉमर्स की साइट से कि कौन सा कस्टमर क्या खरीद रहा है, हमें बताइए। तो वो अपने बिग डेटा एनालाइज करके बताएगा कि इस ग्राहक ने, तो उससे पूछेगा 40 साल से बड़े ग्राहक कौन है, उन्होंने क्या क्या खरीदा, जो साइज का कपड़ा खरीदा दैट मीन्स साइज ज्यादा बड़ा यानी वजन ज्यादा है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर कर दिया कि लग रहा है कि आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता है। इस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर वाले भी इस बिग डेटा टेक्नोलॉजी का फायदा ऐसे उठा सकते हैं। अभी उठाना शुरू किया ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे उठा सकते हो आप इसका फायदा कि बिग डेटा से पहले एनालाइज करने के बाद तब आप उसका निर्णय लीजिए कि क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं, क्योंकि बिग डेटा जो है वो डेटा एनालाइज करके डिसीजन लेने का काम करती है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो इंसान ही लेगा। तो हमारी आज के सेशन में हमने पीछे वाली स्लाइड भी देखी और आज 2 टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा। आज का सेशन बस यहीं पे ही समाप्त करेंगे। 2 टेक्नोलॉजीज में आईओटी और क्लाउड, आईओटी और बिग डेटा, इनको जो है हमने हैंडल किया आज की, इनके नोट्स को देखा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आईओटी तो आपको जो है सेकेंड मॉड्यूल में ये पूरा विस्तार से आईओटी टेक्नोलॉजी के बारे में है, और बिग डेटा जो है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त कई कंपनियां जो है बिग डेटा एनालिटिक्स की डिमांड करती हैं। तो आने वाली फ्यूचर में इनमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं सब में इनमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आगे जाके।